नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनू भट्ट और आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडी चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक पर। तो इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक काम क्या करते हैं और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली कमर्शियल बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की भी बात करेंगे, उसकी लिमिटेशंस पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला मुद्दा है उस पर बात करते हैं और वो है कमर्शियल बैंक। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम किसको कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड्स लोन एंड इन द मीन प्रोसेस क्रिएट्स देयर ओन प्रॉफिट्स। ठीक है, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लोगों को लोन देती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में अपने प्रॉफिट जनरेट करती हैं। यानी कि तीन चीजें आ गई। नंबर एक, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन एंड जनरेट्स प्रॉफिट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोगों को लोन देती है और इस पूरे प्रोसेस में अपने प्रॉफिट जनरेट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कमर्शियल बैंक। यानी कि एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कमर्शियल बैंक कोई समाज सेवा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, दैट मीन्स दे आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर देन द सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात आती है। देखिए, इंडिया में कमर्शियल बैंकों को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरे हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक है जिनको आरबीआई ऑर्डिनेंस 1934 की सेकंड लिस्ट में डाला हुआ है, या यूं कहें सेकंड शेड्यूल में डाला हुआ है। उन कमर्शियल बैंकों को बोला गया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और जिनको आरबीआई ऑर्डिनेंस 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है वो बैंक कहलाते हैं आपके नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इंडिया में दोनों तरह के कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएसयू भी हैं, दैट मींस गवर्नमेंट सेक्टर के कमर्शियल बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के कमर्शियल बैंक्स भी हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो अभी तक हमने बात करी कि भाई कमर्शियल बैंक होता क्या है और कितने तरह का होता है। तो मैंने कहा कि कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और दो तरह के बता दिए, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसके बाद बात आती है इसके फंक्शंस पे। तो बेसिकली हम तीन हिस्सों में बांट करके इन फंक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शन होते हैं प्राइमरी फंक्शन, दूसरे होते हैं एजेंसी फंक्शंस और तीसरे होते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी फंक्शंस की। तो देखिए, कमर्शियल बैंक बेसिकली दो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है। मैं पहला ले रहा हूं प्राइमरी फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर की मनी को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स कस्टमर कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा सकता है। कमर्शियल बैंक हमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ऑफर करता है जिनमें हम अपना पैसा जमा करा सकते हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है डिमांड डिपॉजिट्स
डिपॉजिट्स और सेकंड होती हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जिनको मांगने पर कमर्शियल बैंक देने के लिए बाउंडेड होता है। ठीक है, यानी कि जिन डिपॉजिट्स में से पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं वो डिपॉजिट्स क्या कहलाती हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कहलाती हैं। और टाइम डिपॉजिट्स वो होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ किया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स को हम एक और नाम देते हैं विच आर कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट्स, क्योंकि इनके अगेंस्ट चेक कार्ड इशू करना पॉसिबल होता है। और टाइम डिपॉजिट्स को नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके अगेंस्ट चेक इशू करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इन दोनों तरह के डिपॉजिट्स के लिए कमर्शियल बैंक आपको बेसिकली 4 तरह के खाते ऑफर करता है जनरली। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और चौथा होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 तरह के खाते आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से ये जो 2 होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट्स के लिए होते हैं और ये 2 जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स के लिए होते हैं। यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आपका होता है डिमांड डिपॉजिट्स के लिए और एफडी अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट के लिए। सेविंग डिपॉजिट आपको भी पता है जनरली इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट तक पैसा जमा कराया और निकाला जा सकता है। जमा आप कितना भी करा सकते हो लेकिन निकालने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपको पैसा निकालना है तो फिर आपको बैंक को इन्फॉर्म करके चेक के थ्रू निकालना होता है। करंट अकाउंट में आप जितना चाहे पैसा जमा करवा सकते हो, जितना चाहे पैसा विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। एफडी अकाउंट के अंदर आप पैसा एक लमसम अमाउंट एक लमसम पीरियड के लिए जमा कराते हो और जितने टाइम का वो पीरियड होता है उतने टाइम का बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इस एफडी अकाउंट में से पैसा बीच में निकालना पॉसिबल नहीं होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसके अंदर एक लमसम अमाउंट आप पर मंथ बार बार जमा कराते हैं एक सर्टेन पीरियड तक और उस पीरियड तक का इंटरेस्ट आपके खाते में रिकरिंग तौर पर जमा होता रहता है और एट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो आपके एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन जो आपने सेट करी है उसके बाद आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। ठीक है, इन 2 जो अकाउंट है एफडी अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इनमें आप पैसा बीच में नहीं निकाल सकते क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपका पड़ा हुआ है वो कभी भी विड्रॉल लेना पॉसिबल होता है। तो बेसिकली पहला फंक्शन हो गया आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आपकी 2 तरह के डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट के लिए जो खाते होते हैं वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं। टाइम डिपॉजिट के लिए जो खाते होते हैं वो एफडी अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जिसको हम आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। पॉपुलर लैंग्वेज इसकी आरडी अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपका पहला फंक्शन खत्म होता है विच इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एडवांसिंग लोन। ठीक है, बैंक अपने कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। बेसिकली बैंक आपको कई तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहला जो होता है दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड लोन्स, तीसरे होते हैं टर्म लोन्स और चौथे होते हैं ओवरड्राफ्ट। ये 4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू बैंक अपने कस्टमर की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहली बात आती है कैश लोन, कैश क्रेडिट। तो ये इस तरह की क्रेडिट है जो इसको बोरोवर को बैंक देता है उसके करंट एसेट्स के बेसिस पर। डिमांड लोन जो दिए जाते हैं वो बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पर दिए जाते हैं। टर्म लोन 3 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं और इनके अगेंस्ट भी आपको सिक्योरिटी रखनी होती है और जो लोन अमाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे जितना भी लोन अमाउंट आपका होता है उस पूरे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैंक आपसे वसूल करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज करंट अकाउंट रखने वाले उन प्रेस्टिजियस कस्टमर्स को दी जाती है जिनकी गुडविल अच्छी है प्लस जो सिक्योरिटी रखने के कैपेबल होते हैं। इसके अंदर बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट तक का चेक काट के देने की फैसिलिटी दे देता है।
तो अगर वो पैसा आपके खाते में है या नहीं है, जितने का आप चेक काटते हो, जो खाते में आपका पैसा पड़ा हुआ उसका डिफरेंस जो होता है, जो जितने की लिमिट आपको बैंक ने दे रखी है और जितना आपके खाते में पड़ा होता है, उसके बीच में अगर आप कोई भी चेक काटते हो तो वो डिफरेंस जो होता है आपके डिपॉजिट अमाउंट और चेक के अमाउंट का, वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है और उस पर बैंक आपसे चार्ज वसूल कर लेता है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि बैंक बिना गारंटी या बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में लोन दिए जाते हैं तो उनकी जो गारंटी ली जाती है वो बैंक नहीं, कस्टमर नहीं लेता या बैंक नहीं लेता, उनकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। जैसे मुद्रा योजना में जो अनसिक्योर्ड लोन दिए गए वो बेसिकली गवर्नमेंट की बैंक गारंटी पर दिए गए थे। इसी तरीके से और भी कई स्कीमों में जब गवर्नमेंट लोन दिलाती है तो गवर्नमेंट खुद बैंक गारंटर बनती है और उस केस में बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन आपका हो गया एडवांसिंग लोन। ये 2 फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बैंक के प्राइमरी फंक्शंस कहलाते हैं। अब इसके बाद अगली बात आती है, दैट इज एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो बैंक बेसिकली एज ए एजेंट टू द कस्टमर परफॉर्म करता है। दैट मीन जिन फंक्शंस के लिए बैंक आपसे कमीशन वसूल करता है वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, आपके एजेंसी फंक्शंस कहलाते हैं। एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक अपने कस्टमर के फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसके लिए बैंक आपसे सर्टेन कमीशन वसूल करता है। अब ये काम आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हो, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। तो बेसिकली बैंक आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ फंड्स। बैंक अपने कस्टमर के फंड्स का कलेक्शन भी करता है। दैट मीन्स उनके चेक, ड्राफ्ट, इन सबको कलेक्ट करने का काम भी बैंक आपके लिए करता है। दूसरा होता है तीसरा, दैट इज ट्रस्टी। बैंक अपने कस्टमर की डेथ के बाद उनकी जो विल्स हैं उनके ट्रस्टी का काम करता है और उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम भी बैंक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th फंक्शन इज सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक स्टॉक मार्केट में से सिक्योरिटीज परचेज, स्टॉक मार्केट हो चाहे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, उनको सेल करने और परचेज करने में कस्टमर को एडवाइजरी देने का काम बैंक का होता है, क्योंकि बैंक के पास फाइनेंशियल मार्केट की ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बैंक अपने कस्टमर्स को सिक्योरिटी खरीदने और बेचने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस बेसिकली बैंक आपके लिए एज ए एजेंट परफॉर्म करता है। इसके बाद अगली बात आती है एंड दैट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। Third type of functions are general utility functions, ठीक है। इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है लॉकर फैसिलिटी। बैंक अपने कस्टमर्स को उनके वैल्यूएबल एसेट्स के लिए उनके वैल्यूएबल एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक कस्टमर नॉमिनल चार्ज जमा करा करके और लॉकर ले सकता है और उसमें वो अपने वैल्यूएबल एसेट्स को रख सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि लॉकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी बैंक की नहीं होती है। अगर लॉकर में कुछ भी डैमेज होता है, क्योंकि लॉकर में आप क्या रख रहे हो इस बात से बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है, तो लॉकर के डैमेज होने की सिचुएशन में, यानी कि लॉकर में अगर चोरी हो गई या डाका पड़ गया, तो उस केस में बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए नहीं होती। दैट मीन्स बैंक इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग इन केस ऑफ डैमेज ऑफ लॉकर, ठीक है। तो लॉकर की इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कस्टमर की होती है। दूसरा होता है सेकेंड इज ट्रैवलर्स चेक। जब आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स से डेस्टिनेशन पर जब आप ट्रैवल करते हो, तो ड्यूरिंग द ट्रैवल आपकी जो कैश ले जाने की रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए बैंक आपको ट्रैवलर्स चेक फैसिलिटी देता है। ट्रैवलर्स चेक फैसिलिटी के अंदर यह होता है कि आप जहां से जा रहे हो वहां के बैंक से आप ट्रैवलर चेक बनवा सकते हो, किसी भी बैंक की ब्रांच से, और जहां पर आप जा रहे हो तो सोर्स से जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो
तो डेस्टिनेशन पर जाकर के उसी बैंक की जो डेस्टिनेशन पर ब्रांच है उससे उस ट्रैवलर चेक को कैश करवा सकते हो। तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि बेसिकली आपकी जो ड्यूरिंग द जर्नी कैश लेके जाने की रिस्क है वो रिस्क क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। थर्ड इज गिफ्ट चेक। देखिए, जब आप किसी को गिफ्ट देने में कंफ्यूज हैं कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूं या क्या नहीं दूं, तो ऐसे केस में बैंक आपको गिफ्ट चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो बड़े अट्रैक्टिव डिजाइन में होते हैं, आप सर्टेन अमाउंट को पे करके उसका गिफ्ट चेक बनवा सकते हैं और वो आप किसी भी अपने रिलेटिव को या फ्रेंड्स को गिफ्ट करने की सिचुएशन में होते हैं। तो तीसरा फंक्शन आपका ये होता है। चौथा फंक्शन होता है फॉरेक्स बिजनेस। बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज दोनों करता है। आप बैंक के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज को परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है दैट इज थर्ड फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन इज नेट बैंकिंग, बैंकिंग और ऑब्लिक एम बैंकिंग, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। बैंक आज की डेट में आपके कस्टमर्स को बैंकिंग फैसिलिटीज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने ट्रांजैक्शंस को अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप और पीसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको इसके लिए बैंक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, उससे आप लॉगिन करके जो भी ट्रांजैक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं या आपको फंड ट्रांसफर करना, वो सारे काम आप कर सकते हैं। छठा फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। देखिए, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट देता था, उस लिमिट का ट्रांजैक्शन, उस लिमिट की परचेजिंग आप उस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और एक सर्टेन टाइम तक बैंक इसके लिए आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट दे रखी है, तो मैं 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकता हूं और उसके लिए बैंक मुझसे पूछने वाला नहीं है, चाहे मेरे खाते में पैसा हो या ना हो, और मैं 1 लाख तक की परचेजिंग या फंड ट्रांसफर परचेजिंग कर सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं। और एक सर्टेन टाइम पीरियड, जनरली वो टाइम पीरियड 45 डेज का होता है, 45 डेज तक बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो अपने प्रेस्टिजियस कस्टमर्स को ही करता है, यानी कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है उन्हीं को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए परफॉर्म करता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, जिसमें 2 तरह के फंक्शन आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन। दूसरे फंक्शन होते हैं आपके एजेंसी फंक्शन, जो एज एजेंट टू द कस्टमर बैंक आपके लिए प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करता है, जिनके लिए बैंक कमीशन लेता है। जहां पर मैंने आपको कहा कि भाई ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स करता है, कलेक्शन ऑफ फंड्स करता है, उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करता है, ट्रस्टी के तौर पर काम करता है। ये सारे काम आपके लिए बैंक करता है। इसके बाद जनरल यूटिलिटी फंक्शन में मैंने लॉकर फैसिलिटी की बात करी, मैंने ट्रैवलर चेक्स फैसिलिटी की बात करी, मैंने गिफ्ट चेक फैसिलिटी की बात करी, मैंने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की बात करी और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की बात करी। तो ये सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक आप लोगों के लिए परफॉर्म करता है। अगले क्लास के अंदर जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। और इसको आप अच्छे से पढ़ लें। आपके आरबीएससी के अंदर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में मिला के 1 6 मार्क का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।